तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। आप लोग भी जा रहे होंगे एग्ज़ाम देने, पानी में भीगते होंगे, बुखार आ गया होगा आप लोग में से भी किसी को। ठीक है। तो बरसात का मौसम में आता ही है, मुझे भी आया है, इसलिए थोड़ा सा लाउड में नहीं बोल पाऊँगा, ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगा। ओके। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी एसी पेपर हिंदी, ये पेपर के बाद अंतिम पेपर बनेगा इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS का पेपर। ठीक। उसका मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ, बाकी सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम एसी पेपर हिंदी का यूनिट 1 करने वाले हैं। यूनिट 2 अपलोड हो गया है, जिसमें आपको ईदगाह कहानी और मुंशी प्रेमचंद का बायोग्राफी के बारे में बताइए। प्रेरणा मैम, ठीक, या प्रेरणा दी, जो बोलिएगा आप। और इस वीडियो में हम आपको हिंदी ग्रामर के बारे में कराने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी का आपको भी विरोध करना होगा। ठीक है। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर में बोलिए कि सर इतना घटिया यूनिवर्सिटी कैसे है हमारा, आप लोग कुछ आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। सर लोग को भी बोलिए, ठीक है, कि हम लोग का यूनिवर्सिटी इतना घटिया कैसे हो गया, इतना लेट से एग्ज़ाम। सबसे बड़ी बात कि हमारे वेबसाइट पे सिलेबस नहीं है, हमारे वेबसाइट पे नोटिस नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को जब एग्ज़ाम सेंटर देने जाते हैं तो उन लोग को बोलना है, क्योंकि वो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उसी यूनिवर्सिटी के। ठीक है। तो ये बात उनको बोलना है आप लोग को। ओके, समझ रहे हैं ना। हाँ, चलिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आदमी झारखंड में क्या पूरे देश में आदमी जो है ना अपने स्वार्थ से मतलब रखता है। हम लोग नए युवा हैं, हम लोग को सोचना होगा हमारे देश के बारे में, हमारे राज्य के बारे में, हमारे ज़िला के बारे में। ठीक है, हमारे आने वाले जनरेशन के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में। अगर हम भी नहीं सोचेंगे तो जैसा देश चल रहा है भेड़िया दसान की तरह, वैसा ही चलेगा। ओके। तो आप लोग को भी आवाज़ उठाना है कि नहीं, हमारा यूनिवर्सिटी गलत कर रहा है। ठीक है, सिलेबस का अता पता नहीं रहता है, टाइम से एग्ज़ाम नहीं होता है, टाइम से नोटिस नहीं आता है। खैर, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 20 नंबर क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। ठीक है, फुल मार्क्स 50 और क्वालिफाई करने के लिए कितना लाना होगा आपको, 20 मार्क्स। इसमें आपका 2 यूनिट है। यूनिट 2 ये ऑलरेडी अपलोड हो गया है और PYQ भी अपलोड हो गया है। अभी हम लोग करने वाले हैं यूनिट 1, जिसमें आपको पढ़ना है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ठीक है, और संधि समास, इतना पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ईदगाह कहानी पढ़ा दी है आपको प्रेरणा में। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे, जो लोग नहीं किए हैं यूट्यूब पे देख लीजिएगा, सब कुछ अपलोड है। ओके, चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट 1। ये यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, और व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में अंतर स्पष्ट करें। ये सारी चीज़ें जानते हैं। क्वेश्चन आपको कुछ भी आए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले जानिए वर्ण। वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसमें क ख ग घ अ आ हर्ष ई दीर्घ ई ये आते हैं। या बोलेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, इससे छोटा और कोई होगा, नहीं होगा। अ से छोटा और कुछ है क्या जी, नहीं है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ। उदाहरण दीजिएगा, क ख ग अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, बस इतना एग्जाम्पल दीजिए। अब आता है वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, एक मिनट, क्या होता है कि कई बार ना क्लास लेता हूँ और पता चलता है कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, वे वर्ण, ठीक है, वे वर्ण जिनको किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वे वर्ण जिनको अन्य वर्णों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष ऊ दीर्घ ऊ, ये जो है अ आ, ये इसको
किसी अन्य वर्ण की सहायता लेना नहीं होता, इसको स्वर वर्ण कहते हैं। अ से लेकर के अ तक स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों को स्वर वर्ण की सहायता लेकर लिखा जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को स्वर वर्ण की सहायता लेकर लिखा जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण क ख ग घ, ये जो है ना क ख ग घ, ये सब आपका व्यंजन वर्ण है। अ आ इ ये सब आपका स्वर वर्ण है। समझ गए? चलिए, तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण अब आता है, देखते हैं। अब किताबी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है स्वर। वे वर्ण जिनका उच्चारण वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती। तो सिंपल मैंने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कितने हैं? 11। ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ। ठीक, ये स्वर वर्ण है। अब स्वर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, एक हर्स्व एक दीर्घ। हर्स्व ओ हर्षई हर्षहु री, ये आपका हर्स्व है। दीर्घ कौन कौन है? तो आ दुर्गई दुर्गौ ए ऐ ओ औ। ये सब आपको नोट डाउन करना है। दूसरा प्रकार है वर्ण का व्यंजन वर्ण। तो वे वर्ण जिन्हें उच्चारण में वायु के मुख के किसी भाग से रुकावट या स्पर्श मिलता है, ये आपको नहीं लिखना है। आपको डायरेक्टली लिखना है व्यंजन वर्ण में कि जिन वर्णों की सहायता स्वर वर्ण की सहायता से, ठीक है, जिस वर्ण को स्वर वर्ण की सहायता से लिखा जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे इनकी संख्या 33 है। ठीक है, 33 है इनकी संख्या। और जैसे अगर आप क लिखते हैं तो इसमें जो है स्वर वर्ण की सहायता लिया गया है। जैसे ये जो क बना है ना, पूरा क, ये बना है आधा क जोड़ अ, तब जाके बनता है हमारा पूरा क। ये पूरा क तब बनता है, आधा क इसमें अ जोड़िएगा तब जाके पूरा क बनेगा। यानी कि इसमें स्वर वर्ण की सहायता ली गई है। समझ गए? अब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण में अंतर यहाँ पे बताया गया है। ठीक, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 और व्यंजन वर्ण की 33। संयुक्ताक्षर होते हैं कुछ, जिसमें कि हक्ष त्र और ज्ञ, ये संयुक्ताक्षर हैं। ठीक है, अब आ जाता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? सबको मालूम है, बचपन से ही पढ़े हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम आदि को संज्ञा कहते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक, आप लिख सकते हैं ये सब देख के, उदाहरण दे सकते हैं। ठीक, राम सीता पहाड़ पर्वत कुछ भी। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान, 3 चीज़ बताइएगा, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान या विशेष स्थान, मतलब जो मुझे याद है, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम सीता, दिल्ली, गंगा, हिमालय, ठीक, पारसनाथ पर्वत, सारंडा का पर्वत, ये सब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। लेकिन यदि हम केवल पर्वत बोलेंगे तो वो हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक दूसरा भेद है संज्ञा का। जातिवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी जाति वर्ग या समूह के संपूर्ण जाति का बोध हो। ठीक है, जिस संज्ञा से जाति वर्ग या समूह के सभी व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का मतलब केवल झारखंड का लड़का नहीं, न केवल भारत का लड़का, बल्कि समस्त विश्व में जितने लड़के हैं। ठीक, लड़की समस्त विश्व की संपूर्ण लड़की, शिक्षक समस्त विश्व के संपूर्ण शिक्षक, समझे? और वहीं बोलेंगे कि कोल्हान विश्वविद्यालय के शिक्षक, तो वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति का हम बात कर रहे हैं, समझे? चलिए नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से गुण अवस्था या भाव या विचार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें प्रेम, दया, साहस, ईमानदारी, सुंदरता शामिल है। ठीक है, द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा से किस पदार्थ धातु का बोध हो। ये देखिए, द्रव्यवाचक का मैं अपने ओर से बता रहा हूँ। जिस संज्ञा शब्द से
नाप तोल या माप, क्या बोले, नापने वाला वस्तु होता है ना, 5 फीट 6 फीट। तोल, ठीक है, 1 किलो 2 किलो। माप, 1 लीटर 2 लीटर, ये सब जितना भी होता है। तो जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल या माप का बोध होने वाले वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, वस्तु। जैसे हम बोल दें आलू, तो आलू क्या है हमारा, ये हो गया, उसको नापते हैं केजी में। चावल, तेल, आटा, गेहूँ, ठीक है, पेट्रोल, ये सब क्या है, तो ये सब हमारा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी, ठीक है। तो नाप तोल माप वाली वस्तुओं को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से भीड़ गोट, ठीक है, का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, भीड़, झुंड, समिति, मेला, बाजार, मतलब मिलिट्री, ठीक है, वर्ग, कक्षा। तो इसमें क्या होता है, पूरे समूह होता है, ग्रुप में आदमी होता है, तो उसको हम लोग समूहवाचक कहते हैं, ठीक है। अब आ जाता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे राम विद्यालय गया, तो यहाँ पे राम क्या है, संज्ञा है। विद्यालय क्या है, ये भी संज्ञा है। गया क्या है, क्रिया। अब देखिए वह पढ़ाई करता है, तो यहाँ पे कौन पढ़ाई करता है, राम पढ़ाई करता है। राम विद्यालय गया, राम पढ़ाई करता है। तो राम के जगह पे यहाँ पे हमने वह लिखा, तो संज्ञा के बदले वह आ गया ना, तो यही तो है संज्ञा के बदले आने वाला शब्द। तो वह यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा सर्वनाम हो गया, समझे। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के टोटल जो है 6 भेद होते हैं। आप लोग देखिए, मैं तुरंत आता हूँ, सर्दी हो गया यार। चलिए, तो सर्वनाम के 6 भेद होता है, ठीक। पहला आ जाता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध कराए उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो बोलने वाला है, जैसे कि मैं बोलने वाला हूँ, आप सुनने वाले हैं, ठीक है। या जिसके बारे में कहा जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है ना। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में अगर, ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन है। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में इंडिकेट करता है। जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध कराए तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें मैं, हम, तुम, आप, वह, वे लोग, ये सब शामिल होंगे। अगर ये सब वर्ड है तो ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो वह क्या है, यहाँ पे राम विद्यालय गया, वह पढ़ाई करता है, तो वह यहाँ पे जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम का कौन सा भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, समझ गए। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं का बोध कराए, स्वयं, ठीक है, जिस वर्ड में स्वयं लिखा हो वो निजवाचक सर्वनाम होगा, या खुद। जैसे कि मैं खुद आप लोगों का क्लास लिया, तो खुद क्या हो जाएगा वहाँ पे, निजवाचक सर्वनाम। जैसे बोलूँगा मैं स्वयं अपना बर्तन धोया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वयं जो है, स्वयं या खुद जहाँ पे आएगा वो निजवाचक सर्वनाम। पहचान लीजिए वर्ड सब, ठीक है। अब आ जाता है निश्चयवाचक, जिसमें निश्चित होता है। जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह व्यक्ति चोर है, तो यह व्यक्ति मतलब सामने ही कोई होगा। वह व्यक्ति ईमानदार है, तो वह व्यक्ति हम जब बोलेंगे तो किसी को इंडिकेट करके ही कहेंगे, यानी कि पक्का वही व्यक्ति चोर है, यानी कि निश्चित रूप से वही व्यक्ति चोर है, ठीक है। हम बोलेंगे यह व्यक्ति उसकी गर्लफ्रेंड है, तो निश्चित रूप से अगर आप ऐसा बोलिएगा तो फिर लड़ाई हो जाएगा ना। तो निश्चितवाचक सर्वनाम का प्रयोग करने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। बोलिएगा कि यह व्यक्ति उसका गर्लफ्रेंड है, तब तो फिर
बखेड़ा हो जाएगा ना। चलिए, अनिश्चितवाचक, ठीक है, अनिश्चितवाचक जिसमें आप संदेह करते हैं मात्र, किसी को डायरेक्टली कंफर्म नहीं बोलते हैं, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। जैसे कोई, शायद कोई इसका बॉयफ्रेंड होगा, ठीक है। कुछ, जैसे बोल सकते हैं कि शायद इसको कुछ नहीं आता होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, अनिश्चितवाचक। शायद कोई व्यक्ति यहाँ पे पाँव रख दिया होगा, शायद कोई व्यक्ति आज प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया होगा। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना, कुछ, कोई, ठीक है, तो ये क्या है, अगर कोई बोले, कुछ बोले, कहीं बोले, तो ये सब अनिश्चित है, ठीक है। कौन किया मालूम नहीं, कोई किया होगा यार, कौन किया वो नहीं मालूम, निश्चित व्यक्ति का नाम ही नहीं मालूम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो दो वाक्यों में संबंध स्थापित करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, जिसका, जिसे, ठीक है, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो पूरे प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है। जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन यह काम करेगा, ठीक, क्या आप इसे कर सकते हैं, क्या आप इसे कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये हमारा हो जाएगा प्रश्न, प्रश्न पूछ रहा है ना, तो प्रश्न पूछने वाला जितना भी होगा ये प्रश्नवाचक होगा। अब आ जाता है क्रिया, ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने इसको वर्ब बोलते हैं, क्रिया के प्रकार। तो क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। सिंपल सा है कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, किसी अवस्था का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम पढ़ता है, सीमा गाती है, बच्चे सो रहा है, ठीक है। अब क्रिया के प्रकार, तो क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, सीता भोजन बनाती है, ये भी तो क्रिया है, लेकिन इसके साथ काम हो रहा है। भोजन बना रही है मतलब हाथ का एक्शन है, पढ़ रहा है मतलब उसमें मुंह का और दिमाग वर्क कर रहा है। अब जैसे कुछ क्रियाएं होती हैं जिसके लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि मैं सांस ले रहा हूँ, ये भी सांस लेने का काम है, लेकिन उसमें बल लगता है नहीं, वो ऑटोमेटिकली होता है। जैसे मैं देख रहा हूँ, देखने में बल लगता है नहीं लगता है, आँख है तो देखेगा ही, ठीक। तो वो अकर्मक क्रिया, यानी कि जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा सो रहा है, सोना भी एक काम है लेकिन इसमें बल नहीं लगता है। पक्षी उड़ रही है, ये गलत है, पक्षी उड़ रही है ये सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि पक्षी उड़ने में बल लगता है, ठीक है। जिस क्रिया में काम न हो उसे अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में काम हो रहा है उसको सकर्मक क्रिया। और सिंपल सा क्या है कि जिसमें बल लगेगा वो सकर्मक है, जिसमें बल का प्रयोग नहीं होता वो सकर्मक है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं टीवी देख रहा हूँ, तो इसमें बल लग रहा है भाई, बताओ बताओ, बल लग रहा है क्या, नहीं बल लग रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें बल लग रहा है, बिल्कुल बल लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ यार, ठीक, हाथ को घुमा रहा हूँ, तो ये सकर्मक है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, दिमाग का प्रयोग करना भी बल लगाना है, ठीक है। हम लोग नहीं बोलते कि दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, तो ये वे सकर्मक है, ओके। इसके अलावा आप लोग लिखते भी हैं तो वो सकर्मक है, ठीक है। जिसमें शारीरिक या मानसिक बल लगता है उसको हम लोग सकर्मक बोलेंगे। अब आ जाता है विशेषण। विशेषण, विशेषण मतलब जो विशेषता बताए, ठीक है। तो क्रिया का दो भेद हो गया, अकर्मक सकर्मक, छोटा सा था। अब आ जाता है विशेषण। विशेषण शब्द की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर फूल, मीठा आम, बड़ा घर, मेहनती छात्र, ठीक है, सुंदर लड़की, ठीक है, तो मेहनती लड़का, सुंदर लड़की, मेहनती लड़का, यही होता है ना। चलिए,
तो यहाँ पे जो फूल है वो इसकी विशेषता क्या है, ये देखिए, ये जो फूल है इसकी विशेषता क्या है, सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मीठा आम है, तो आम क्या है, आम संज्ञा है और मीठा क्या है, विशेषण है। बड़ा घर, बड़ा क्या है यहाँ पे, संज्ञा है, घर क्या है, घर है हमारा संज्ञा, बड़ा है विशेषण। मेहनती छात्र, यानी कि जो छात्र है वो मेहनती है, छात्र संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक, और मेहनती क्या है, विशेषण। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं। विशेषण के प्रकार, तो विशेषण के प्रकार 4 गो होता है। ठीक है। पहला विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से जो गुण या दोष का बोध कराए। ठीक है, जिस शब्द से गुण या दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, सुंदर, ईमानदार, मीठा। ठीक, ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण जो गुण या दोष का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अच्छा, सुंदर, ईमानदार, मीठा। ठीक, अच्छा क्या है, एक गुण है। सुंदर क्या है, ये गुण है। हाँ, ये भी एक गुण है, ये सुंदरता एक गुण है। ईमानदार, ये भी एक गुण है। मीठा, आम मीठे होते हैं, तो आम का मीठा लगना भी उसका एक गुण है। ठीक है। नेक्स्ट, संख्यावाचक, जिस शब्द से संख्या का बोध होता है, जिस विशेषण शब्द से संख्या का बोध होता है उसे विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 1, 2, 5, 10। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द मात्रा या परिणाम का बोध कराए। जैसे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी तो ये क्या है, आपका परिणाम बता रहा है। अधिक। ठीक, तो अधिक, जैसे कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें है विशेषण नहीं है। अधिक, हम लोग बोलते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक, समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, तो वो जो ज़्यादा है, अधिक है, पूरा है, आधा है, ये सब क्या है, परिणाम है। मात्रा। ठीक है, परिणामवाचक को मात्रावाचक भी बोल सकते हैं आप, इससे मात्रा का पता चलता है। अब आ जाता है सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम से बने होकर संज्ञा की विशेषता बताए। जैसे यह पुस्तक, वह लड़का, कौन सा प्रश्न। तो ये संज्ञा भी है और साथ में यहाँ पे विशेषण भी है, यह पुस्तक। ठीक है, जो सर्वनाम से बने होकर संज्ञा की विशेषता बताए। सर्वनाम से बना है, ये जो विशेषण है ये सर्वनाम से बना है। यह क्या है, यह पुस्तक, कोई पुस्तक का नाम होगा। ठीक है, तो यह क्या है, यहाँ पे संज्ञा ऐसे सर्वनाम है और यहाँ पे पुस्तक की विशेषता बता रहा है। वह लड़का, वह भी सर्वनाम है और यहाँ पे लड़का की विशेषता बता रहा है। कौन, ये भी क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक, ये भी हमारा व्यक्तिवाचक है। कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो जो सर्वनाम से बने होकर संज्ञा की विशेषता बताए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। खत्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जा रहा है हमारा, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया एवं विशेषण में अंतर स्पष्ट करें। तो सब में अंतर स्पष्ट यहाँ पे करके दिखाया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए मेरा एक रूल है भाई, रूल ये है कि मैं जब भी क्लास करवाता हूँ 20 से 25 मिनट में एक ब्रेक लेता हूँ। कभी कभार भूल जाता हूँ ब्रेक लेने, वो अलग मैटर है, लेकिन मैं जनरली 20 से 25 मिनट के बाद एक ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट का। क्योंकि लगातार इतना देर तक मोबाइल देखने के बाद हमारी आंखें जो है थक जाती हैं, हमारा ब्रेन थक जाता है और हमें टॉयलेट, वॉशरूम, खाना खा के, पानी पी के, जो भी आना है आके आइए। ठीक है, ये मेरा रूल है। तो 5 मिनट का ब्रेक है, जाइए खाना वाना पानी वानी पी के आइए, वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद आके क्लास कीजिएगा। ओके। अब हमारा टॉपिक आ जाता है उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रेफिक्स बोलते हैं। ठीक, उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके प्रकार को उदाहरण सहित लिखिए। तो उपसर्ग क्या होता है कि जब किसी शब्द के पहले में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें। जब कोई शब्द किसी शब्द के आगे में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक, जैसे भैया, जैसे
जैसे कार है, कार कार समझते हैं, चलते कार चलता है ना, वही। तो कार के पहले हम जोड़ दिए कला, कार है कार, उसके पहले जोड़ दिए कला, तो क्या हो गया कलाकार। तो अर्थ में परिवर्तन हो गया, कलाकार मतलब आर्टिस्ट, चित्र बनाने वाला। ठीक, तो इसी को उपसर्ग कहते हैं कि जब कोई शब्द किसी शब्द के आगे में जुड़ के उसके अर्थ में बदल दे तो उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक, प्रत्यय को भी समझ लीजिए, प्रत्यय क्या है, जस्ट इसका उल्टा। प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं। ठीक, कि जब कोई शब्द किसी शब्द के पीछे में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक, उपसर्ग और प्रत्यय समझ लिए कि यदि शब्द के, जब कोई शब्द किसी शब्द के पहले में जुड़ कर उसके अर्थ में बदल देता है तो वो उपसर्ग है। जब कोई शब्द किसी शब्द के पीछे में जुड़ के उसके अर्थ को बदल देता है तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग प्रत्यय समझ लिए, ये टॉपिक खत्म। नहीं रे भाई, इसका प्रकार जानना है। चलिए, तो किताबी भाषा आप लोग देख लीजिएगा, जो शब्द किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदल दे, ठीक, और उसे ही उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ठीक, बल्कि यह मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। जैसे अन्याय है, अन्याय में यदि हम अ जोड़ दिए तो ये हो, सॉरी न्याय है, न्याय में यदि हम अ जोड़ दिए तो हो जाएगा अन्याय। ओके, अन्याय मतलब जस्ट उल्टा। ठीक, उसी तरह से पुत्र में अगर हम सु जोड़ दिए तो हो जाता है सुपुत्र। सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा। गति, गति मतलब स्पीड, उसमें यदि हम प्र जोड़ दिए तो हो गया प्रगति। प्रगति मतलब तरक्की। समझ गए? दोष शब्द है मूल शब्द, इसमें अगर हम निर उपसर्ग जोड़ते हैं तो हो जाएगा निर्दोष। ठीक है, अब उपसर्ग जो है पहला प्रकार है इसका संस्कृत के उपसर्ग। ठीक, संस्कृत के उपसर्ग, इसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उपसर्ग बनाया जाता है। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, इसमें हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके उपसर्ग बनाया जाता है। और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। तीनों को भेद है। ठीक है, विदेशी उपसर्ग में विदेशी शब्द का प्रयोग करके उसके अर्थ में बदल जाता है। ठीक है, बस इतना ही है। प्रत्यय, प्रत्यय भी उसी तरह से कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे में जुड़कर उसके अर्थ में बदलते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे सुंदर है, अगर हम सुंदर में ता जोड़ दिए तो हो जाएगा सुंदरता। सुंदरता क्या हो जाता है हमारा एक विशेषण। ठीक है, और वो जो कलाकार वाला मैंने एग्जांपल दिया ना, ये इसमें भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कला है, ठीक, इसके पीछे में यदि हम कार जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कलाकार। ये दोनों में काम देगा, उपसर्ग में भी और प्रत्यय में भी। ठीक, ठीक, महान है ये शब्द है, इसके पीछे में हम आत्मा जोड़ दिए। ठीक है, तो क्या हो जाता है महान आत्मा। ठीक है, तो ये प्रत्यय समझ गए। प्रत्यय के भेद, पहला है कृत प्रत्यय, जो धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है। ठीक है, दूसरा है तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है। ओके, खत्म प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। पहले में जुड़ता है, बाद में जुड़ता है, और उसके 3 भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। भेद सब लिख दीजिएगा। अब आ जाता है पर्यायवाची शब्द और फिर विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द आप इंग्लिश में इसको सिनोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सिंपल सा है कि जिन शब्दों का अर्थ समान होता है, ठीक है, या लगभग समान होता है, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे बॉयफ्रेंड बोलिए चाहे क्या बोलिएगा, उसको लवर बोलिए, ठीक है, बात बराबर हुआ। जैसे 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 क्वेश्चन पेपर बोलिए, ठीक है, चाहे प्रश्न पत्र बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, जैसे दारू बोलिए चाहे शराब बोलिए, बात बराबर है। दारू बोलिए चाहे शराब बोलिए, बात बराबर है जी।
हाँ चलिए। चाहे सबाब, सबाब दूसरा चीज़ हो गया जी। जाम, जाम मतलब होता है दारू। चाहे सूरज बोलिए चाहे सूर्य बोलिए, बात बराबर है। समझ रहे हैं? हाँ। तो सूर्य सबका दो दो को याद कर लीजिएगा, मैंने PYQ में दिखाया था क्वेश्चन जो आए थे। रवि, भानु, आदित्य, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, ये सब है। चंद्रमा का शशि, इंदु, सोम, निशाकर। फिर आ जाता है हमारा पृथ्वी, वसु, धरा, धरा, धरती, भूमि, ठीक है। नभ, नभ होता है आकाश का, इसका नहीं होगा। जल का क्या होता है? नीर, ठीक है। नीर रेल में प्रयोग किया जाता है। सलील, वारी, तोय, पेय, अम्बु और अमृत। अग्नि का होता है अनल, पावक, वाहिनी, आग। वायु का क्या होता है? पवन, मारुत, अनिल, ठीक, समीर। राजा का नरेश, भूप, नृप। पर्वत का गिरि, शिखर होता है, शैल होता है, नग होता है। समुद्र का सागर, सिंधु, उदधि, ठीक। कमल का क्या होता है? पंकज, सरोज, जलज। पर्यायवाची शब्द का महत्व, तो ये सुंदरता बढ़ाता है, हमारे अर्थ को लाता है। अच्छा। भवन का गृह, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं भवन प्रवेश नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गृह प्रवेश। घर को गृह प्रवेश बोलते हैं, तो सुनने में अच्छा लगता है ये सब वर्ड, ठीक। अब आ जाता है विलोम शब्द। तो उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, इंग्लिश में इसको एंटोनॉम्स कहते हैं। ओके। विलोम शब्द, तो जिन शब्दों का अर्थ उल्टा होता है, विपरीत होता है, उसे विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़का का लड़की, ठीक है। बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड, प्रेम का घृणा, ठीक है। दिन का रात, ओके। पढ़, पढ़े लिखे का अनपढ़। सुख का दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, सत्य असत्य, ठीक। नया पुराना, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, प्रकाश अंधकार, मित्र शत्रु, आरंभ अंत, हार जीत, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, प्रेम घृणा। खत्म। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द में अंतर। अब आ जाता है संधि और समास, दो गो अंतिम टॉपिक है। संधि किसे कहते हैं? संधि जब विवाह होता है उसके पश्चात वर के पिता और स्त्री जो लड़की होती है उसके पिता, दुल्हन के पिता आपस में संधि होते हैं, यही तो है संधि है। नहीं नहीं, हम रिश्तेदार की बात नहीं पूछ रहे भैया, किताबी वाला संधि बताइए, व्याकरण वाला। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। दो वर्णों के मेल से, और जिस तरह से दो व्यक्तियों का मेल होता है ना, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। विकार मतलब होता है परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से या दो शब्दों के मिलन के रूप में जो ध्वनि या वर्णगत परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। बचपन में पढ़े होंगे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब होता है परिवर्तन। तो दो वर्णों के मेल से या दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं, ठीक है। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़, ठीक है। हिंदी तथा संस्कृत व्याकरण में संधि का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। उदाहरण बताइए। विद्यालय, यहाँ पे दो शब्द है, विद्या और आलय, दोनों शब्द है, इसके जोड़ से एक नया शब्द बना विद्यालय, ठीक है। तो अर्थ में परिवर्तन हुआ, तो इसी को तो संधि बोलते हैं। दो वर्णों या शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होकर नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। बिल्कुल उपसर्ग की तरह ही है और प्रत्यय की तरह ना। देखिए, विद्या जोड़ आलय, आलय मतलब होता है घर, तो विद्यालय हो गया। देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र, ठीक है। हिम जोड़ आलय, हिम मतलब होता है, क्या बोलते हैं, हिम मतलब आइस, ठीक है। बर्फ, आलय मतलब घर, यानी कि बर्फ का घर, हिमालय। संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जब दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। स्वर संधि में अभी हम लोग पढ़े स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, तो इसका जो पहला वर्ड होगा जिसमें प्लस के बाद वाला पहला वर्ड, ये स्वर वर्ण होगा। देख रहे हैं, अ आ ई आ,
ठीक है। तो ये पहला वर्ड क्या होगा, स्वर वर्ण, तो इसको हम लोग स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है। व्यंजन संधि में क्या होता है, क ख ग घ का जो वर्ड होता है ना, ये व्यंजन होता है। तो यहाँ पे देखिए ज है, यहाँ पे च है, यहाँ पे न है, तो ये क्या है, व्यंजन संधि। ठीक है। तो व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण का प्रयोग करता है, स्वर संधि स्वर वर्ण का प्रयोग करता है। जब दो व्यंजन अथवा व्यंजन और स्वर के मेल से परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का पहचान है, दो को इस तरह से अनुपात वाला साइन रहेगा, हलंत रहेगा दो। ठीक है। विसर्ग, विसर्ग के बाद किसी वर्ण के आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए विसर्ग संधि में हमेशा इस तरह से रहेगा, मन जोर हर बराबर मनोहर, दुख जोर हर बराबर दुख, नि जोर स्वार्थ बराबर निस्वार्थ। ओके। तो दो को इस तरह से साइन रहेगा, यहाँ पे देखिए सब में साइन है, दो इसमें भी है इसमें भी है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, संधि का महत्व ये बताइएगा। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो संधि से बने हुए शब्दों को उसके मूल शब्द से अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। पहले संधि विच्छेद ही होता है, फिर संधि बनता है, फिर उसको अगर आप तोड़िएगा तो वो संधि विच्छेद कहलाएगा। अंतिम टॉपिक है समास, ये ही अंतिम है, इसके बाद और नहीं है। ठीक है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा। क्या होता है, संक्षिप्त या छोटा। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलाकर संक्षिप्त रूप से एक नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। दो पदों या शब्दों के मिल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो बोलिएगा भैया ये तो संधि की तरह ही है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वर्ण नहीं है, यहाँ पे शब्द है। दो पदों या शब्दों के मेल से, ठीक है, वहाँ पे वर्ण था, ये शब्द है। तो दो पदों या वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ओके। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी कि छोटा अर्थ देने वाला। तो राज और पुत्र बराबर राजपुत्र, ग्राम जोर प्रधान ग्राम प्रधान, गंगा जोर यमुना बराबर गंगा यमुना। ठीक है। अब समास के 6 भेद होता है, इसको लिख लीजिए। पहला आता है हमारा अव्यय भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे समास का अव्यय भाव समास कहते हैं। ठीक। अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं, जिसपे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े, ऐसा वर्ड। ठीक है, जिसपे लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे धीरे धीरे, जोर जोर से, चलते चलते। ठीक। यथाशक्ति, दिन दिन, प्रतिदिन। तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक का लोप होता है। ठीक है, जिसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक का लोप होता है, ये तत्पुरुष। आप ऐसा बोलिए, तत्पुरुष समास ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ये जो राजपुत्र है, इसमें पुत्र की प्रधानता है, राज का नहीं। ग्राम प्रधान, तो इसमें प्रधान की प्रधानता है, ग्राम का नहीं। गृह प्रवेश, इसमें प्रवेश की प्रधानता है, गृह का नहीं। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो। विशेष से मतलब होता है संज्ञा। ठीक है। जैसे नील कमल, यानी कि नील क्या विशेषण है, नील मतलब नीला, कमल तो संज्ञा है। तो जिस समास का पहला पद संज्ञा और जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का एक पहचान है, ये डैश देगा, दोनों शब्दों के बीच में डैश, जैसे माता डैश पिता, दिन डैश रात, है ना, सुख डैश दुख, ये डैश साइन रहेगा। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास है। ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों बराबर होता है, ना माँ बड़ा है ना बाप बड़ा है अपना, ना बहन बड़ी है ना भाई बड़ा है, ना दिन बड़ा है ना रात बड़ा है। ठीक है। ना सुबह बड़ा है ना शाम बड़ा है। तो ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई, जो लड़ाई बराबर वालों से होती है। द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, यानी कि 3 लोक, आकाश पाताल और भूलोक। पंचवटी, यानी कि 5 वट वृक्षों का स्थान। ठीक है।
सप्त ऋषि, 7 ऋषि, त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिलोक, चतुर्भुज, ठीक है, चौमासा, ये सब जिस समास का पहला पद संख्या का बोध कराता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। बहुब्रीहि समास, जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर नया पद बनाता है। जैसे मतलब बिल्कुल नया अर्थ देगा। 10 दशानन, ठीक है, 10 है आनंद जिसका, आनंद मतलब होता है मुख, यानी कि 10 गो मुख वाला व्यक्ति, तो 10 गो मुख वाला व्यक्ति का मतलब होता है रावण, समझे, इसका फिक्स है। नीलकंठ, नीलकंठ जिसका कंठ नीला है, मतलब शिव भगवान, समझे, तो बिल्कुल नया अर्थ देगा। शब्दों पे मत जाइए, ये अर्थ दूसरा होता है। चतुर्भुज, जिसके 4 भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं चतुर्भुज? विष्णु भगवान का, ठीक है। लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, जिसका पेट लंबा है, मतलब पेटू, नहीं नहीं नहीं, लंबोदर बोलते हैं गणेश भगवान को। पीताम्बर, नीलाम्बर, दशानन, ठीक है, ये सब जितने भी भगवान के नाम है ये बहुब्रीहि समास में है, ठीक है। फिर आ जाता है संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें। समास विग्रह किसे कहते हैं? और यहाँ से आपका कंप्लीट, ये 25 पेज कंप्लीट। अब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो, और नेक्स्ट वीडियो आएगा इंडियन नॉलेज सिस्टम। ओके बाय। इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।